हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे। वेलकम टू फोरम आईएएस। दोस्तों, मॉडर्न इंडिया के सेशन में फिलहाल हमारे साथ है चैप्टर 3। लास्ट वीडियो तक हमने बहुत सारे सेक्शन डिस्कस कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम आपके साथ द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल था साउथ इंडिया में उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं साउथ इंडिया में, उसे डिस्कस करेंगे। साउथ इंडिया में ही क्यों होते हैं ये भी डिस्कस कर लेंगे। इसलिए हम देखते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक बार औरंगजेब के टाइम में इन्होंने एक बार ट्राई कर लिया था कि पूरा जो एम्पायर वगैरह है उस पर कब्जा कर लिया जाए। बट उस समय जो इनके ट्राई था वो पूरी तरह से फेल्योर हो गया था। याद कीजिए, हमने कहा था कि औरंगजेब ने उनकी जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी उसे पूरी तरह से सीज कर दिया था, जितने इंग्लिश पर्सन्स थे उन्हें कैद कर दिया था। ऐसे में एक समझौता भी हुआ था, उन्होंने कुछ कंपनसेशन वगैरह भी दिया था, तो वहाँ पर उसने उसे सॉरी कर दिया था, माफ़ी दे दिया था। बट बाद में देखेंगे हम कि जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें फिर से एक बार मौका मिलता है कि अब उन्हें समझ में आता है कि औरंगजेब के बाद कोई भी रूलर ऐसा स्ट्रांग नहीं है जो पूरा सेंट्रल अथॉरिटी बनाए रखे सारे एरिया पर। ऐसे में वहाँ पर इन्होंने फिर से एक बार ट्राई करने की कोशिश की। और इस समय तक हम देखेंगे कुछ और भी प्लेयर आ रहे हैं। देखिए कैसे। दूसरा जो कंडीशन था, जो हमने नादिर शाह का इन्वेजन देखा और साथ बाद में अहमद साहब अब्दाली जो बार बार इंडिया पर आके इन्वेज करके बार बार लूट के चला जा रहा था, ऐसे में जो एक सेंट्रल अथॉरिटी वाली कंडीशन थी, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला, कि अब मुगल एम्पायर जो इतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना कि औरंगजेब के टाइम में था। तो ये भी बहुत सारे कंडीशन है। अब सारी बातें लोगों के सामने आने लगी थी, वर्ल्ड वाइड ये खबर फैल गई थी कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो चुका है और यहाँ पर आसानी से रूल किया जा सकता है। तो ये कंडीशन क्या थी? एक तरफ तो मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था, दूसरी तरफ हमने जब आपसे मराठा डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि मराठा के टाइम में, बाजीराव के टाइम में हमने देखा था कि पर्टिकुलर बहुत सारे एरिया पर, लगभग पूरे एरिया पर मराठाओं का रूल स्टार्ट हो गया था। तो ऐसे में समझिए कि एक तरफ जहाँ मुगल डिक्लाइन कर गए, अब अंग्रेज कोशिश कर रहे हैं कि फिर से अपने आप को इमर्ज करें, लेकिन जो वेस्टर्न एरिया है हमारा, जो करंट का जो गोवा वगैरह इस साइड वाला इलाका, यहाँ पर अभी मराठाओं का बहुत ही स्ट्रांग होल्ड था। ऐसे में यहाँ पर ये ट्राई नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो ईस्टर्न एरिया है, जो कोलकाता वाला एरिया, यहाँ पर मुर्शीद कुली खान जिसने बंगाल की स्थापना भी की थी, हमने डिस्कस किया था आपके साथ, तो उसका स्ट्रांग होल्ड बना हुआ है। ऐसे में समझिए जो पर्टिकुलर साउथ इंडिया था वहाँ पर हमने देखा कि विजयनगर एम्पायर जो था कोलैप्स हो चुका था। छोटे छोटे रूलर वगैरह जो मुर्शीद नहीं, आसफ जहाँ वगैरह जो लोग थे हैदराबाद वाले, वो लोग यहाँ पर रूल कर रहे थे, बट उतना स्ट्रांग नहीं थे जितना कि मुगल एम्पायर था। तो ऐसे में जो भी बाहर के लोग थे उनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी इस पर्टिकुलर एरिया में, साउथ इंडिया में, अपना एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट खड़ा कर सकते थे और एरिया बना सकते थे। देखिए आगे क्या होता है। इसी एस्टेब्लिशमेंट के चक्कर में क्या हुआ कि 1744 से लेकर 1763 तक 20 ईयर्स तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंडिया में आ चुकी थी जो, उनके बीच और जो फ्रेंच थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता रहता है, वॉर वगैरह, बैटल वगैरह हमेशा चलता रहता है। ये 20 ईयर्स तक चलता है समझिए। बाद में हम देखेंगे कैसे उनके बीच में एग्रीमेंट होगा, समझौता होगा। किस लिए कॉन्फ्लिक्ट होता था? ट्रेड के लिए, वेल्थ के लिए और पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि अब उन लोगों को लगने लगा था कि जब टेरिटरी पर हमारा कब्जा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, बिजनेस, हमारा जो प्रॉफिट होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझिए कि देखिए इस समय तक क्या कंडीशन है कि जो पुर्तगीज थे और जो डच थे उन्हें ब्रिटिशर्स ने लगभग यहाँ से भगा दिया था। इन सेंस कि बहुत बैटल हुए, कुछ लोग क्या करें, उनके बीच एग्रीमेंट हो गया, वो लोग क्या चले गए, मसाले आइलैंड पे, स्पीस आइलैंड पे चले गए, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा पे। ऐसे में एक नया प्लेयर आ गया था, फ्रेंच। 3 प्लेयर थे पहले, पुर्तगीज थे, डच थे, इंग्लिश थे, अब चौथा प्लेयर आ गया हमारा फ्रेंच। तो यहाँ पर फ्रेंच के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट रहे हो जाता है। देखिए एक पॉइंट जरा हम याद कर लेते हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम्स में कि क्रोनोलॉजी क्या थी, सीक्वेंस क्या था, जो यूरोपियंस इंडिया में आए थे कैसे आए थे। तो ये पॉइंट याद करने के लिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगीज आए, उसके बाद डच आए, तीसरे में हम देखेंगे इंग्लिश आए, और लास्ट में इंडिया में कौन आया है? ये फ्रेंच आए हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे। शॉर्टकट बनाने के लिए, अगर शॉर्टकट बनाना चाहें तो आप पीडीएफ के तौर पे याद कर सकते हैं। पीडीएफ ई थोड़ा साइलेंट हो जाएगा, बट फ्रेंच हमेशा लास्ट में आए हैं, ये याद रखेंगे, और पुर्तगीज इंडिया में फर्स्ट में आए हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। अब जो हमारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसी थी, कहाँ से आई थी, कैसे बनी थी, थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1664 में फाउंड हुई थी विद द हेल्प ऑफ द जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वहाँ के हेल्प। हमने पहले भी कहा था कि जो गवर्नमेंट होती थी वैसे ही इन सारी कंपनियों को फॉर्मेशन देती थी और चार्टर वगैरह देती थी ताकि वहाँ पर जाकर वो बिजनेस कर सकें। देखिए
1664 से लेकर 70-20 तक आते आते इंडिया में इन लोगों का इतना स्ट्रांग होल्ड बन गया कि यहाँ पे ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश जो चल रहा था बिजनेस ट्रेड इंग्लिशों का, ब्रिटिशर्स का, उन्हें ये चैलेंज करने लग गए। तो ऐसे में आप समझिए उस कितने स्ट्रांग हो गए होंगे इतने जल्दी समय में। जब ये इंडिया आए तो इन्होंने जो कोलकाता के पास चंद्रनगर है यहाँ पर और पांडिचेरी में, पांडिचेरी दिस वन अभी भी है, यहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ खोली। और साथ ही साथ जिस रास्ते से ये आए थे केप ऑफ गुड होप से होते हुए, तो ऐसे में इन्होंने देखिए मॉरिशस हो और मॉरिशस के जस्ट साउथ ईस्ट में रीयूनियन आइलैंड है, वहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ खोल ली थी। फैक्ट्री क्या होता है हमने पहले भी आपसे डिस्कस कर लिया था, तो इतना समझ सकते हैं। फैक्ट्री मतलब जस्ट लाइक ऐसे प्लेस जहाँ पर वो रहते थे। तो समझिए एक तरह से यहाँ पर हो, अब क्या है, एक नया प्लेयर फ्रेंच आ चुका है, वो चैलेंज दे रहा है ब्रिटिशर्स को। देखते हैं, देखिए ज़रा यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरी तरह से ब्रिटेन की गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं थी। हमने डिस्कस किया था कि चार्ल्स सेकंड को जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ब्राइब दे रही थी, पैसे लोन दे रही थी। ऐसे में समझिए इनडायरेक्ट फॉर्म में जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे डिपेंडेंट थी। बट इसके अगेंस्ट में देखेंगे हम जो हमारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे, फ्रेंच गवर्नमेंट पे। कैसे डिपेंडेंट है? जब भी उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, लोन चाहिए, सब्सिडी चाहिए, तो इन सारी चीज़ें इन्हें मिलती थी, ग्रांट वगैरह वहाँ की गवर्नमेंट से। आप समझिए जब एक तरफ से आप किसी से हेल्प लेते हैं, पैसे पर डिपेंडेंट हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, उसके पूरी तरह से अंडर में आ जाते हैं। जस्ट लाइक आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आप घर से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स आपको पैसे भेजते हैं, तो आप क्या करते हैं, उन सारे पैसों के लिए आप डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर, जो भी पेरेंट्स कहते हैं आप वही करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, जैसे ही पेमेंट वगैरह उनके ऊपर था तो कंट्रोल भी पूरा का पूरा गवर्नमेंट का था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले पाते थे या कोई वार वगैरह करना, ट्रीटी वगैरह करना जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, वैसा बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। यही वो कारण है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बड़ा एम्पायर स्टेब्लिश नहीं कर पाई। देखेंगे हम कैसे आगे। देखिए अब 70-23 तक आते आते हमने देखा कि जो डायरेक्टर वगैरह थे कंपनी के, वो लोग भी वहाँ के किंग ही डिक्लेयर करते थे। ऐसा नहीं कि लोग आपस में कोई मतलब डायरेक्टर वगैरह बना लेंगे, जो किंग बोलेगा वहाँ की जो गवर्नमेंट बोलेगी वही इन्हें मानना होगा। आगे देखिए क्या होता है, जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो बड़े ही सेमी फ्यूडल टाइप की थी। सेमी फ्यूडल मीन्स ऑटोक्रेटिक बिहेवियर था उनका, अनपॉपुलर थी, और वहाँ पे जो करप्शन वगैरह है, ये इंस्टेबिलिटी वगैरह, इनएफिशिएंसी वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जब खुद ही गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, आप समझिए, ऐसे में जो उन पर डिपेंडेंट कंपनी है वो क्या अच्छा बेटर कर पाएगी, आप समझ सकते हैं। सेम चीज़ हुआ उनके साथ। इनकी गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी जो थी वो कंपनी की इनएफिशिएंसी बन गई और लॉन्ग टर्म तक वो रूल नहीं कर पाए, बड़ा बिजनेस एम्पायर नहीं कर पाए। नहीं तो समझिए फ्रेंच ऐसा नहीं था कि कमज़ोर थे, वो उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते थे, बट ऐसा नहीं हो पाया। आगे देखिए क्या था कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उस समय की, वो पूरी तरह से उस समय की आगे तक नहीं सोच पाती थी। एक तरफ दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ वो जहाँ पे आप देखेंगे राजशाही वगैरह, ऑटोक्रेसी वगैरह होता है, वहाँ पे पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने जो कहा वो पूरे देश को मानना होता है। आप करंट में भी देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया क्या है, अभी भी बाकी कंट्री से बहुत पिछड़ा हुआ, वहाँ के लोगों की लाइफ अलग तरह की है। सेम कंडीशन यहाँ पर है। जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो इतना पिछड़ा थी, समय के साथ बाउंड नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो उनकी कंपनी भी थी वो भी पिछड़ती चली गई और वो आगे ना बढ़ पाई। आगे देखिए क्या हुआ कि 1742 में आकर जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके बीच में यूरोप में वॉर डिक्लेयर हो गया। वॉर डिक्लेयर किस लिए हुआ? उस समय तक जो अमेरिका का जो बिजनेस वगैरह ट्रेड था उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर रही थी, और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी बिजनेस कर रही थी। तो ऐसे में जो अमेरिका के जो भी ट्रेड वगैरह था उसके लिए इनके पास वॉर छिड़ गया। साथ ही साथ वॉर का दूसरा कारण क्या था, इस समय तक इंडिया में देख रहे थे कि इंडिया में प्रॉब्लम होने लगी थी, रिबेलरी होने लगी थी, तो यहाँ पर भी एक कारण था। अब वॉर तो हुआ है यूरोप में, बट देश तो वही है। आज भी आप देखिए, आप भले इंडिया पाकिस्तान के बीच में रिबेल होता है, फाइट होती है, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए आप, और अगर कोई इंडिया का है कोई पाकिस्तान का है तो आपस में उनका भिड़ना नॉर्मल सी बात है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी थी, हम देखेंगे। और दूसरा ही जो इंडियन कंटेक्स्ट में आप देखिए तो इस समय तक दोनों ही सरकारों को ये पता चल गया था कि जो मुगल एम्पायर है डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ चुकी है। मतलब अब औरंगजेब नहीं रहा, साथ ही साथ जो उसके सक्सेसर हुए वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं हुए, अब मराठा इमर्ज कर रहे हैं जो छोटी छोटी शक्तियाँ हैं। तो ऐसे में इनके लिए लगा कि एक बड़ा एरिया होगा
अगर इंडिया पर कब्जा हो जाता है तो प्राइज के तौर पर एक बहुत बड़ा एरिया मिल जाएगा जो पहले से बहुत बड़ा होगा। पहले तो छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ खोल रही थी इनकी इधर उधर। ऐसे में समझिए कि इन्हें दोनों कंट्री को पूरा का पूरा इंडियन एम्पायर दिखने लगा था। तो फाइट होना नॉर्मल सी बात थी। फाइट हुई भी। कैसे हुई देखिए। वॉर जो था यूरोप से बढ़कर सीधे इंडिया को आ गया। ने कहा कि जब यूरोप में हो रहा है तो यहाँ होना ही है, और इंडिया में आया। और 1745 में ब्रिटेन की नेवी ने साउथ कोस्ट पर इंडिया के जो फ्रेंच एक नेवल था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया इन लोगों ने। ऐसे में वॉर डिक्लेयर हो गया दोनों के बीच में। समझिए देखिए उस समय तो कौन था, फ्रेंच का जो गवर्नर था यहाँ पर पौंडीचेरी में, ये था हमारा डुप्ले। डुप्ले बहुत ही स्ट्रांग था। कहा जाता है कि उस समय के गवर्नर में सबसे बेस्ट माना जाता था फ्रेंच के। तो ऐसे में पौंडीचेरी के गवर्नर ने ब्रिटिशर्स को ये समझाने की कोशिश की कि जो आप जितना कमज़ोर फ्रेंच को समझ रहे हो फ्रांस को, उतना कमज़ोर नहीं है। और इसने पांडिचेरी से आगे बढ़कर जो मद्रास था उस समय का कर्नाटक के अंदर में, उसे अपने अंडर में कर लिया। मद्रास उस समय तक का समझिए स्ट्रांग बन चुका था, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी पहले वहाँ अपनी फैक्ट्री बना चुके थे। ऐसे में फ्रेंच द्वारा मद्रास पर कब्जा करना ब्रिटिशर्स के लिए एक इंसल्ट टाइप फीलिंग हुई। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही मद्रास पर जो फ्रेंच थे उनका कब्जा होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो उस समय के जो नवाब थे, उन्हें जो कर्नाटक के नवाब, कर्नाटक के अंदर में उस समय तक मद्रास आ रहा था, तो उन्हें कहते हैं कि भाई आपका जो एरिया है उसे आप सेव कीजिए फ्रेंच से, क्योंकि वो लोग आपके एरिया को कब्जा कर लेंगे। देखिए डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं लड़ने के लिए उनसे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए हुए हैं। ऐसे में जो नवाब साहब थे उस समय के, उन्हें भी लगा कि भाई हमारा एरिया है, प्रूव तो करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो पर्टिकुलर हो सकता है बाद में यही लोग कब्जा कर लें। तो ऐसे में इन्होंने दोनों आर्मी जो थी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स वहाँ पर लड़े ना, इसके लिए उन्होंने अपनी एक आर्मी भेज दी और ये दिखाना चाहा कि पर्टिकुलर जो मद्रास वाला है पूरा एरिया अभी भी मेरा पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ है, मेरा कब्जा बना हुआ है। तो ये पॉइंट देखेंगे जरा। इन्होंने क्या की, 10,000 एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भेजी। इन्हें लगा कि फ्रेंच के पास कितने लोग होंगे, 10,000 लोग थोड़ी होंगे यहाँ पे। एक पूरी की पूरी स्ट्रॉन्ग आर्मी भेज दी इन्होंने। कहा जाता है कि फ्रेंच के पास सिर्फ 8-900 लोग थे, नॉट 1000। 230 यूरोपियंस थे और 700 इंडियन थे उसकी आर्मी में। फिर भी 10,000 लोगों पे भारी पड़े। और जो नवाब की आर्मी थी, जिसे इनडायरेक्ट फॉर्म में जो ब्रिटिशर्स थे उनका सपोर्ट मिला हुआ था, वो हार गए। कहा तो जाता है कि नवाब लड़ रहे थे, बट इनडायरेक्ट फॉर्म में आप देखिएगा कि ब्रिटिशर्स और जो फ्रेंच थे उनके बीच में ही फाइट चल रही थी, बैटल हो रहा था। ऐसे में यहाँ पर एक डिक्लेयर ये हो गया कि फ्रेंच इतने कमज़ोर नहीं थे इंडिया में जितना ब्रिटिशर्स ने समझा था। दूसरी तरफ ये बात भी खुलकर आ गई कि साउथ इंडिया में जितने भी इंडियन रूलर हैं वो बहुत ही कम हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। कम स्ट्रॉन्ग इन सेंस, एक छोटी जब 1,000 लोग 10,000 लोगों को हरा देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो उनकी आर्मी होगी कितनी कमज़ोर होगी। कहा जाता है कि उस समय तो उतना डिसिप्लिन भी नहीं थे वो लोग, इंडियन आर्मी जो थी। साथ ही साथ जो इक्विपमेंट वगैरह थे वो उतने मॉडर्न कैटेगरी के नहीं थे जैसा कि वेस्टर्न कैटेगरी में हम देखेंगे। ये बैटल कहाँ हुआ था ये पॉइंट याद रखेंगे। देखिए कहा जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बैटल हुआ था अदयार रिवर के बैंक पे। अदयार रिवर कहाँ है? तमिलनाडु के पास, चेन्नई के पास। जो हमारा करंट का चेन्नई उस समय का मद्रास था, वहीं पर ये बैटल हुआ था। और यहाँ पर जो हमारी फ्रेंच आर्मी थी वो जीत गई थी। कहते देखिए बैटल चलता रहा इनके बीच में। 1748 तक आते आते हम देखेंगे कि ब्रिटेन और जो फ्रेंच हैं उनके बीच में बैटल चलता रहता है और एंड होता है आकर 1748 में। यहाँ बीच में उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट कि अब जो मद्रास वाला एरिया है फ्रांस अब तक पीछे हट जाते हैं, फ्रांस छोड़ देते हैं ब्रिटिशर्स के लिए। क्यों छोड़ देते हैं आप समझ सकते हैं कि जो यूरोप में था उसमें कंडीशन थोड़ा चेंज हो गई थी। यूरोप में ब्रिटिशर्स जो थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, अब फ्रेंच जो थे कमज़ोर हो गए थे। उन्हें लगा कि यहाँ एक छोटे से एरिया के चक्कर में हम पूरा देश न खो दें। ऐसे में उनके बीच में समझौता हुआ और मद्रास ब्रिटिश इंग्लिश पर्सन को मिल गए और फ्रेंच वहाँ से हट गई। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर इनका जो रिबेल था, कॉन्फ्लिक्ट था, खत्म हो गया। बाद में हम देखेंगे कि छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चलते रहे इनके बीच में आपस में, जो आगे अगले किसी चैप्टर में अगर दिया होगा तो उसके आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.